हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, हमारे ये इंडियन पॉलिटी का ये पोर्शन चल रहा था आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट पेपर जीके के लिए। तो देखिए इसमें हमने लास्ट जो टॉपिक था वो हमने वेवेल योजना के अंतर्गत क्या पढ़ लिया था। हमने वेवेल योजना के अंतर्गत पढ़ लिया था आपके शिमला सम्मेलन, वेवेल योजना 1945 वाली। और इसी का एक अंतिम जो इसमें पॉइंट था, इसके तहत जो अंतिम क्या हुआ था, शिमला सम्मेलन हुआ था, लेकिन उसमें भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग की क्या हुई थी, तालमेल नहीं बैठा, तो कुछ शर्तों को लेकर। तो इससे अब आगे पढ़ेंगे, शिमला सम्मेलन से आगे जो भारत के संवैधानिक विकास में क्या हुआ था, फिर क्या कुछ कदम उठाए गए, तो उससे आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन 1946 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपका कैबिनेट मिशन, और काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखिए हुआ क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन में 1945 में हुए आम चुनाव में सर क्लीमेंट एटली, ये नाम इम्पोर्टेंट है, सर क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनी। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है और उसके बाद 1945 में ब्रिटेन के जो पीएम है कौन बनते हैं, सर एटली बनते हैं, और लेबर पार्टी से रिलेटेड थे ये, तो इनकी सरकार बनती है। और इनकी सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए ये हमारे इंडिया के लिए, यहाँ पर प्रशासनिक ये संवैधानिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए। देखिए 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स वो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स, में ये घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। तो देख लिया आपने, इनकी उदारवादी होने की यहाँ पे पहली झलक दिखाई देती है। इन्होंने अपने वहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर बोला कि भाई भारतीयों को भी स्वतंत्र होने का पूरा अधिकार है, ये नहीं है कि हम उन पर राज करें, तो उन्हें भी स्वतंत्रता का अधिकार है। इस प्रकार की घोषणा प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में की थी। आगे देखिए, इसके लिए इन्होंने 3 कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय मिशन मार्च 1946 में भारत भेजा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन क्यों है, क्योंकि इसमें ये जो 3 मंत्री है वो हाउस ऑफ कॉमन्स के ही 3 कैबिनेट स्तर के मंत्री है, ठीक है, कैबिनेट स्तर के मंत्री, तो इसीलिए इसको कैबिनेट मिशन 1946 कहा गया है, ठीक है। तो 3 कैबिनेट मंत्रियों का एक मिशन भेजा, कब भेजा, मार्च 1946 में। कौन कौन थे ये 3 सदस्य? पहला सदस्य था आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि तत्कालीन वो भारत सचिव के पद पर थे। वहाँ पर भारत सचिव कौन होता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता था, जो कि सम्राट के अधीन होकर और भारत में ये संचालन देखता था। और ये अध्यक्ष थे। अध्यक्ष किसके थे? इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, इसकी चीज़ की ध्यान रखना है। स्टैफोर्ड क्रिप्स, इनका नाम पहले भी आपने सुना होगा, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे वहाँ पर। और एबी एलेक्जेंडर, ये नौसेना मंत्री थे वहाँ पर, और यहाँ पर इस क्रिप्स मिशन के एक सदस्य थे। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे इस क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष। आगे देखिए, ये तीनों आपके क्रिप्स मिशन में भारत आए थे। क्या कुछ प्रस्ताव लेकर आए थे ये देखते हैं। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। अब ये भी महत्वपूर्ण है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो दिल्ली पहुंचना और पहली बार भारत आना वो एक ही बात है। तो 24 मार्च 1946 ये डेट याद रखने लायक है, ठीक है। आगे देखिए, 24 मार्च 1946 को भारत में आ गए। आगे क्या हुआ था, 16 मई 1946 को मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की। क्या क्या किया इसने मई 1946 में भारत आते ही एक अंतरिम सरकार की स्थापना के लिए प्रयास शुरू कर दिए, संविधान सभा के गठन के लिए इसने प्रयास शुरू किए, और संविधान निर्माण हेतु एक योजना भी प्रस्तुत की। क्या कुछ प्रावधान रहे इस कैबिनेट मिशन 1946 में, वो पढ़ लेते हैं कि क्या क्या प्रावधान ये लेकर आए, क्या क्या ब्लूप्रिंट थी इसके पास संविधान निर्माण को लेकर। ये देखिए, 1 मिनट में थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये इस प्रकार का कुछ कलर रखते हैं।
भारत एक संघ होगा, ये पहला प्रावधान है इसमें, जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होगी। ये बोल रहे हैं कि भारत एक संघ होगा जिसमें कि ब्रिटिश और देसी रियासतें ये दोनों ही सम्मिलित होंगी। और क्या है, संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होगी। देखिए, प्रांतों को ये ज़्यादा छूट और पावर देगा, ठीक है, इस प्रकार का प्रावधान है। संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय और अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियों से आशय है कि जो न तो संघ में है और न ही प्रांतों में हैं, ऐसे विषय, ऐसे जो पॉइंट है उन पर भी अंतिम निर्णय कौन लेगा, आपके प्रांत लेंगे। इस प्रकार की इसमें प्रावधान किए गए हैं। किसमें, कैबिनेट मिशन में। तीसरा प्रावधान क्या है, भारत की एकता को बनाए रखने के लिए मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया। ये देखिए, बाकी सभी ने मुस्लिम लीग को स्वतंत्र कर दिया था कि बस आप अगर भारत में रहना चाहो तो भारत में रह जाओ, वरना अलग से देश बना लो या खुद के लिए अलग संविधान बना लो। लेकिन कैबिनेट मिशन ने क्या बोला कि भारत की एकता को बनाए रखने के लिए इसने मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग है उसको ठुकरा दिया। उन्होंने बोला नहीं, भारत एक अखंड राज्य होना चाहिए। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधान सभाओं, ये विधान मंडलों को यहाँ से हाइड कर देते हैं, इससे ये इसको मैं हाइड कर देता हूँ पूरा ही। यहाँ पे विधान सभा है, हाँ चलिए आगे। विधानसभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। विधानसभा का जो गठन है, मैंने बताया था ना कि ये एक अंतरिम सरकार का गठन करेगा और उसके बाद संविधान सभा का गठन और संविधान सभा के संविधान निर्माण के लिए योजना प्रस्तुत करेगा। तो अब ये क्या बोल रहा है, इसमें एक प्रावधान है कि संविधान सभा का गठन है वो प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य और देशी रियासतों के प्रतिनिधि, इन दोनों को मिलाकर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा क्या करेगी, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पांचवा प्रावधान क्या था, ये इस कैबिनेट मिशन में, प्रांतीय विधानसभा द्वारा सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। प्रांतीय सभा द्वारा सदस्यों का चुनाव, कौन से सदस्य, ये संविधान सभा के सदस्य, ठीक है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पर बोल रहा है कि प्रांतीय विधानसभा द्वारा जो संविधान सभा के अंदर जितने भी सदस्य होंगे उनका चुनाव किस प्रकार होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होगा। छठा प्रावधान क्या है, प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुसार राज्यों का आवंटन किया जाएगा। जितने भी प्रांत है, स्थानों का आवंटन किया जाएगा, राज्यों का नहीं। प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के आधार पर स्थानों का आवंटन किया जाएगा। इस प्रकार का प्रावधान भी कैबिनेट मिशन में था। अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है सातवां, सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में होगा। जितने भी प्रांत है उनमें जनसंख्या अगर 10 लाख है तो 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में होगा। 20 लाख है तो उसी प्रांत से 2 प्रतिनिधि संविधान सभा में होंगे। आगे देखिए, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि विधानमंडल में अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा ही चुने जाते थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये बोल रहा है प्रत्येक समुदाय है, जैसे कि कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, अलग अलग समुदाय है, तो प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि हैं वो विधानमंडल में अपने ही समुदाय के सदस्यों द्वारा चुने जाते थे। ये नहीं है कि कोई मुस्लिम है तो उसको हिंदू वोट दे रहे हैं, इस प्रकार का नहीं। जिस समुदाय का होगा उसी समुदाय के लोग उससे चुनेंगे और फिर उसे विधानमंडल में भेजेंगे। तो कौन कौन से समुदाय थे, मान्यता प्राप्त 3 समुदाय थे, सामान्य, मुस्लिम और सिख। और सिख कौन से, केवल पंजाब में। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि सिख तो ये केवल पंजाब वाले सिख हो गए, और मुस्लिम, उसके अलावा जितने भी हिंदू, जैन कुछ भी थे वो सभी किस में आ गए, इस सामान्य में आ गए। ठीक है, तो ये 3 ही समुदाय बांटे गए थे, एक सामान्य, एक मुस्लिम और एक सिख। ऑलराइट, आगे चलिए। भारत में ब्रिटिश प्रभुता को समाप्त कर दिया जाएगा। और ये तो बहुत ही मज़े वाली बात हो गई भारतीयों के लिए। ब्रिटिश प्रभुता मतलब कि जितने भी ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट वगैरह कुछ नहीं लाएगी। भारत में स्वतंत्र सरकार होगी, आराम से आप शासन करो और अपना काम चलाओ।
कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटिश हुकूमत का भारत पर। तो निश्चित रूप से सर एटली की सरकार उदारवादी थी, ये हमें मानना पड़ेगा। देसी रियासतों के सदस्यों का चुनाव, देसी रियासतों के सदस्यों का चुनाव, अब इसको ध्यान से सुनना और समझना। चुनाव किस प्रकार होगा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाता हूँ मैं। समझौता समिति, मैं बाद में बताऊंगा क्या समझौता समिति, एवं देसी रियासतों की ओर से गठित समिति के बीच पारस्परिक विचार विमर्श से किया जाएगा। देसी रियासतों के जो सदस्य हैं, देशी रियासतों से जो आएंगे संविधान सभा में, उनका चुनाव संविधान सभा प्लस देशी रियासतों की ओर से जो गठित समिति है वो विचार विमर्श करके उन सदस्यों का निर्माण करेगी। अब समझौता समिति क्या है, जो प्रांतों से संविधान सभा के लिए चुने गए हैं, चुने गए सदस्यों की एक गठित समिति होगी। प्रांतों से जो संविधान सभा में जो मेंबर चुनकर आए हैं वो एक समिति गठित करेंगे, उसी को बोलेंगे हम समझौता समिति, और इसी का मेन रोल होगा इस देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव करने में। तो ये थोड़ा समझना आप, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। संविधान की कुल सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292, देशी रियासतों से 93 तथा चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि थे। तो ये टोटल कितने हो गए, 292 प्लस 93 प्लस 4, तो ये हो गए आपके 389। तो इस प्रकार से संविधान सभा में ये सदस्य थे इन 3 अलग अलग क्षेत्रों से। तो यहाँ पर ये बताया गया है वापस, ब्रिटिश प्रांतों के टोटल ये जो हमने पढ़े थे अभी, ये 94 सदस्य थे, 292, और इसमें ये चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के 4 सदस्य भी इसी में शामिल कर लिए जाएं तो हो जाएगा 296। अच्छा, और इनको वापस किस प्रकार कैटेगराइज किया गया, इनको देखिए, ये ब्रिटिश प्रांत में ही बता रहा है कि ब्रिटिश प्रांत में सामान्य कितने थे, ये 213, मुसलमान वर्ग के कितने थे, ये थे आपके 79, और सिख ये 4। तो इस प्रकार मिलाकर ये हो गए 296 मेंबर। तो इस प्रकार से ये सदस्य थे अलग अलग समुदायों से। ब्रिटिश प्रांतों में इन तीनों समुदायों से इस प्रकार सदस्य कैटेगराइज थे, वर्गीकृत किए गए थे। आगे देखिए, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया था। कौन सा, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को 3 भागों में बांट दिया। एक तो है भाग के में आपके मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत, इन 6 को रखा गया था। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इनको भाग ए में रखा गया था। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के भाग ए में, भाग के में या ए में, कुछ भी आप बोल सकते हो। भाग खे में क्या रखा गया था, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, मतलब कि पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत, पंजाब व सिंध को रखा गया था भाग खे में। भाग गे में रखा गया था आपके असम व बंगाल को। ऑल राइट, तो इस प्रकार से ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का यहाँ पर वर्गीकरण किया गया था। अब देखिए, ये जितना इम्पोर्टेंट हो सके उतना इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि छपने वाला है सीधा एग्ज़ाम में। कौन से, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिनके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। संविधान सभा में इनका एक भी सदस्य शामिल नहीं था, एकमात्र रियासत थी आपकी हैदराबाद। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अब है अंतरिम सरकार का गठन 1946। अब ये कैबिनेट मिशन में था प्रावधान कि ये अंतरिम सरकार का गठन करेगी। अब गठन करेगी तो देखिए किस प्रकार से गठन करते हैं ये। कैबिनेट योजना के तहत अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। तो ये कैबिनेट मिशन अगस्त 1946, लॉर्ड वेवेल, ये आपको ध्यान होना चाहिए, वायसराय, और कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने इस अंतरिम सरकार के गठन के लिए इनवाइट किया। अब क्या हुआ, 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई। ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट
ठीक है, 24 अगस्त 1946 प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई थी। यहाँ पर ये बात एक गठित नहीं हुई है, अभी घोषणा हुई है। आगे चलते हैं। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठित हुई। अब देखिए, अब ये आ गई मज़े वाली बात। अब इसको करो डब्बे में लो। 2 सितंबर 2 सितंबर 1946 क्या हुआ था? गठन हुआ था अंतरिम सरकार का। ठीक है, तो आप भी इस प्रकार से कॉपी के ऊपर अपने हाशिए में लिख लेना। 2 सितंबर 1946 एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आपके अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए आगे। इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड वेवेल। उपाध्यक्ष नेहरू जी। अन्य सदस्य 11। अन्य सदस्य 11 मतलब कि टोटल सदस्य कितने हो गए? 13। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आगे देखिए, प्रारंभ में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई थी। मुस्लिम लीग का तो आपको पता ही है, हमेशा ही कुछ ना कुछ तो उनका रहता ही है आर्ग्यूमेंट। तो प्रारंभ में नहीं हुई थी इसमें शामिल अंतरिम सरकार में, किंतु लॉर्ड वेवेल के प्रयासों से 25 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई। किसमें? अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार जो कि नेहरू जी के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को गठित की गई थी। ठीक है, अब देखिए, परिषद के 3 सदस्यों को हटाकर लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया। जितने भी सदस्य थे उनमें से 3 को हटा दिया पहले थे उनमें से, और 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल किया गया। तो देखिए, पहले कितने सदस्य मैंने आपको बताया था? टोटल अध्यक्ष सहित 13 थे, 3 को हटाया, कितने रह गए? 10, और शामिल कितनों को किया? 5 को, तो अब कितने हो गए टोटल? 15। इस प्रकार अब 15 हो गए। और क्लियर, 15 सदस्य हो गए। हटाया किन किन को गया उन 13 सदस्यों में? सैयद अली जहीर को, शरद चंद्र बोस, ये काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, एक चमकता नाम है, सर सफ़ात अहमद खां, इन तीनों को हटाया गया और इनकी जगह इस 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को लिया गया। और इस प्रकार इस परिषद में टोटल 15 मेंबर हो गए। आगे देखिए, इस लीग के मंसूबे देखिए, क्यों शामिल हुए थे। लीग का सरकार में, मतलब मुस्लिम लीग, यहाँ पर मुस्लिम लीग का सरकार में शामिल होने का उद्देश्य परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना था। ये देखिए, ठीक है, मतलब इनको तो हर हालत में था कि भाई भारत के 2 टुकड़े हो जाएं और हमारे लिए एक अलग देश का गठन हो जाए। इस प्रकार के इनके मंसूबे थे। तो ये इन्होंने सोचा कि परिषद में एक बार एंट्री मिल जाए इस अंतरिम सरकार में, तो फिर हम ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, सत्ता हाथ में आएगी, कुछ ना कुछ शक्तियाँ तो होगी इनमें। आगे देखिए, मुस्लिम लीग के असहयोग एवं विरोधी दृष्टिकोण की वजह से अंतरिम सरकार एक विफल निकाय साबित हो गई। ये लो जी, कर दिया इन्होंने अपना काम। आपसी मतभेद हुआ अंदर, और तो फिर काम होगा नहीं, तो ये एक विफल निकाय साबित हुआ। अब देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। क्या मतलब हुआ? एक देश की सरकार है मतलब भारत देश की सरकार है, 2 राष्ट्र चला रहे हैं मतलब एक तो भारत और एक ब्रिटेन। क्यों? देखो, अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन? नेहरू जी। अध्यक्ष कौन? लॉर्ड वेवेल। तो कुछ भी छोटे मोटे फैसले लेने थे तो वापस वही बात आ गई ना, शक्ति का केंद्र बिंदु कौन है अभी भी? भाई अंतिम फैसले तो अभी भी ब्रिटिश ही संभाल रहा है। तो इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने इस अंतरिम सरकार के बारे में कहा कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके। ऑलराइट, चलते हैं आगे। माउंटबेटन योजना, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये एक धुरी है हमारे इस टॉपिक की, तो इसको घोट के पी जाना। ठीक है, हैशटैग स्पेशल। ठीक है, चलें आगे पढ़ते हैं इसको। ब्रिटिश पीएम एटली ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 से पूर्व सत्ता भारतीयों को सौंप देगी। अब माउंटबेटन योजना क्या है? इससे पहले इसकी भूमिका है कि भाई जो वहाँ के पीएम थे उन्होंने घोषणा कर दी थी पहले ही कि 30 जून 1948 से पहले हमारी ये जो ब्रिटिश सरकार है ये सत्ता पूर्णतः भारतीयों को सौंप देगी कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने,
हम खुद के लिए एक अच्छा सा संविधान बनाओ और राज करो। अब देखिए, लॉर्ड वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत भेजा। पहले लॉर्ड वेवेल थे, लॉर्ड वेवेल को हटाया और माउंटबेटन को भारत भेजा वायसराय बनाकर। तो ये माउंटबेटन योजना लेकर आएंगे, इन्हीं के नाम पर इसका नाम माउंटबेटन योजना पड़ा था। क्या है ये देखिए, वह 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल बनकर आए। कब आए? 24 मार्च 1947। इसको डिब्बे में पैक करो पहले, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। यहाँ के नेताओं से विचार विमर्श कर पुणे ब्रिटेन गए। वहाँ ब्रिटिश सरकार के सामने देश विभाजन की योजना प्रस्तुत की। यहाँ पर जो मेन लफड़ा था वो क्या था, इधर देखिए। यहाँ पर था, कुछ भी काम होता था, एक तरफ तो है आपकी कांग्रेस, एक तरफ है मुस्लिम लीग। कुछ भी करना होता था, ये मुस्लिम लीग के देती थी हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, बात ख़त्म। वो पूरा जो योजनाएं थी वही समाप्त हो जाती थी। तो इस प्रकार का लफड़ा हो गया, साल 2 साल तक कोई भी सफल नहीं हो रही थी योजना। तो ये क्या था, माउंटबेटन ने पहले यहाँ पर आया, यहाँ के नेताओं से विचार विमर्श किया और उसे ये मूल कारण पता चल गया इनका पेट दर्द क्यों हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर नेताओं से विचार विमर्श करके वापस गया ब्रिटेन और ब्रिटिश सरकार के सामने भारत की ये जो विभाजन की योजना प्रस्तुत की कि साहब वहाँ पर तो एक कांग्रेस है, एक मुस्लिम लीग है, ये मामला है, तो आपका क्या ख्याल है देश विभाजन पर। अब देखिए, 3 जून 1947, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, को माउंटबेटन ने अपना बयान जारी किया, जिसे माउंटबेटन योजना या बाल्कन योजना, ये नाम याद रख सकते हो आप, हालांकि आता नहीं है ज़्यादातर, लेकिन कभी आ भी जाए, बाल्कन योजना कहा जाता है। आपको तो इतना ही ध्यान रख लेना है कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपना बयान जारी किया, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? 3 जून 1947 को। ये है हमारे काम का 100 बातों की एक बात, ठीक है। आगे चलिए। प्रारंभ में इस योजना का अबुल कलाम व महात्मा गांधी ने घोर विरोध किया, किंतु कोई दूसरा विकल्प ना देखकर गांधी जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की सलाह दी। तो महात्मा गांधी ने क्या बोला कि पहले तो बोला कि ये ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद गांधी जी को पता चल गया कि और कोई चारा भी तो नहीं है, विरोध कब तक करेंगे। तो महात्मा गांधी ने बोला कि भाई इसको अब स्वीकार करो। 14 जून 1947 को क्या हुआ था, इस योजना की पुष्टि के लिए आचार्य JB कृपलानी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई कि भाई ये योजना किस प्रकार की है, ये कितनी फ़ायदेमंद होगी, क्या कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए आचार्य JB कृपलानी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें गोविंद वल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इनका नाम भी महत्वपूर्ण है, गोविंद वल्लभ पंत। ये इन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल व नेहरू जी ने इनका समर्थन किया। तो किस किस ने देश विभाजन का समर्थन किया? ये रहे आपके गोविंद वल्लभ पंत, खुद इन्होंने प्रस्तुत किया था, समर्थन होंगे ही। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल और नेहरू जी। अब देखिए, इम्पोर्टेंट तो यहाँ पर है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने विपक्ष में मतदान किया था कि भारत के टुकड़े नहीं होने चाहिए। खान अब्दुल गफ़ार खां, जिन्हें सीमांत गांधी कहते हैं, आप सबको पता ही होगा। सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिटवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, ये वही सैफुद्दीन किचलू है, पुरुषोत्तम दास टंडन एवं मौलाना हफीजुर रहमान आदि, इन्होंने विपक्ष में मतदान किया था कि नहीं, विभाजन नहीं होना चाहिए, विभाजन नहीं होना चाहिए, हमें बर्दाश्त नहीं है भाई विभाजन, ठीक है। आगे देखिए, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहा। किसको? इस माउंटबेटन योजना को और इस भारत के विभाजन को। राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण, राष्ट्रवाद मतलब कि भारत, और संप्रदाय मतलब ये हिंदू मुस्लिम हो गया, इसी कारण तो ये हुआ था भारत का विभाजन, के पक्ष में समर्पण कहा था। ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का स्टेटमेंट है, याद रखना है। तो कब से कर रहे हैं माउंटबेटन योजना? आखिरकार इसमें क्या क्या प्रावधान थे वो तो पढ़ लें हम।
तो चलिए इसके जो प्रावधान है उन पर हम गौर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन इसकी। ब्रिटिश भारत को दो संप्रभु राष्ट्रों भारत व पाकिस्तान में विभक्त किया जाएगा। इसका तो मेन एक ही टारगेट था, भारत का विभाजन, ठीक किया जाएगा। इसका तो मेन एक ही टारगेट था, भारत का विभाजन, ठीक। देशी रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल मिलने अथवा स्वतंत्र रहने की छूट दी गई। पहला कि ब्रिटिश भारत है वो दो राष्ट्रों में टूट जाएगा, भारत और पाकिस्तान में। दूसरा, देशी रियासतें या तो भारत में सम्मिलित हो जाएं या पाकिस्तान में, या वो स्वतंत्र रह सकती है। इस प्रकार का था माउंटबेटन योजना में प्रावधान। तीसरा क्या प्रावधान था? भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता त्यागने का अधिकार होगा। राष्ट्रमंडल की सदस्यता त्याग सकते हैं ये दोनों ही, जरूरी नहीं है कि ये इसके सदस्य ही रहे। आगे देखिए, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान भारत के उन भागों में लागू नहीं किया जाएगा जो कि इसे अपनाने को तैयार ना हो। देखिए ये कुल मिला के ना ये देश के टुकड़े करने में तो तुली हुई है। अब ये बोल रहा है कि संविधान सभा द्वारा जो संविधान का गठन किया जाएगा, अब कोई ऐसी रियासतें हैं जो कि मानेगी कि नहीं संविधान हमारे अनुकूल नहीं है, हम नहीं मानेंगे संविधान को, तो उन्हें स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया जाएगा। अब देखो हो गई ना टुकड़ों में तोड़ने वाली बात। ऐसे तो हर कोई कह देगा, अभी आज की डेट में बोल दे किसी को स्वतंत्र देश चाहिए तो वो पंजाब वाले बोल देंगे हमें खालिस्तान चाहिए, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। पंजाब तथा बंगाल के विभाजन पर जनमत संग्रह करवाया जाएगा। जनमत संग्रह मतलब कि वो जनता द्वारा परामर्श मांगा जाएगा कि क्या पंजाब तथा बंगाल का भी विभाजन करें या नहीं, इस संदर्भ में। आगे देखिए, कांग्रेस व मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने इस योजना को मंजूर कर लिया। मंजूर करना ही था और कोई ऑप्शन नहीं था। मुस्लिम लीग के तो ये फेवर में थी और कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब देखिए, अतः ब्रिटिश संसद ने इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। किस योजना को? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना को मूर्त रूप देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित कर दिया। ठीक है, तो क्या है ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके बारे में भी आज हम चर्चा कर लेते हैं और ये आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो काफ़ी इन्जॉय करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको बता रखा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आता होगा ये। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। एक बार इनको मिटा देता हूँ यहाँ से। हाँ, आगे देखिए क्या है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पीएम एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश हुआ। माउंटबेटन योजना के तहत ही आपको पता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ये जो एटली साहब हैं उदारवादी, इनके द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश हुआ था 15 जुलाई 1947। यहाँ पर इनकी डेट डाल देता हूँ, 15 जुलाई 1947 को। इसमें पास होने के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित करने के पश्चात 18 जुलाई 1947 को इसे राजकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। हमें ये डेट याद रखनी है, 18 जुलाई 1947 को ये फाइनली पास हो गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट से और वहाँ की सरकार से इसे पूर्ण अनुमति मिल गई थी। स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, किस डेट को? 18 जुलाई। आगे देखिए इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान होंगे, ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्यों पाकिस्तान व भारत की स्थापना की जाएगी। पहला ही प्रावधान है, सबसे इम्पोर्टेंट। डोमिनियन स्टेट क्या होते हैं मैंने आपको अच्छे से 3 बार बता दिया पहले वीडियो में, एक बार फिर बता देता हूँ। ऐसे स्टेट जिनकी एक स्वतंत्र सरकार हो, वो वहाँ के सैन्य, संघीय, प्रांतीय सभी प्रकार के जो सभी स्तर के जो निर्णय हैं वो स्वयं खुद ले सकते हैं। इस प्रकार के स्टेट होते हैं डोमिनियन स्टेट। अगला क्या प्रावधान है? दोनों राष्ट्रों के लिए पृथक गवर्नर जनरल होंगे। भारत में जो गवर्नर जनरल माउंटबेटन, ये अब देखिए एक एक पॉइंट है सीधा सपने वाला। पीएम किसको? जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाएगा।
पाकिस्तान में गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना, ये तो तैयार ही बैठे हैं, देखो यहाँ पर ऐसे ये रहे, ठीक है, गवर्नर जनरल बन गए। और पीएम वहाँ पर लियाकत अली, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इनकी मतलब कि स्ट्रक्चर रहेगी पॉलिटिकली। तो भारत में गवर्नर जनरल माउंटबेटन, पीएम कौन, जवाहरलाल नेहरू। इसमें ध्यान रखना है मोहम्मद अली जिन्ना होंगे आपके गवर्नर जनरल और लियाकत अली होंगे पीएम। ओके, आगे देखिए। दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा। नए संविधान निर्माण होने तक 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रशासन चलाया जाएगा। दोनों देशों के लिए पृथक पृथक होगा आपका ये कानून, पूरा संविधान अलग अलग होगा। पाकिस्तान है ये हमारा इंडिया है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग होगा। और जब तक कि नया कानून नहीं बन जाता दोनों के लिए, तब तक दोनों ही किसके अंडर में रहेंगे, ये 1935 वाले उस अधिनियम के अकॉर्डिंग शासन चलाएंगे। देशी रियासतों को भारत, पाकिस्तान या स्वतंत्र की छूट दी गई थी, या तो भारत में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान में, या आपने स्वतंत्र ही रह लो, ठीक है। 5 वाक्य अपराधों का भारत सचिव का पद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, दोनों देशों को कॉमनवेल्थ मतलब कि राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार होगा। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, जरूर नहीं कि राष्ट्रमंडल के सदस्य रहें, दोनों स्वतंत्र हो सकते हैं, ठीक है। 7वां क्या है, दोनों अधिराज्यों की सीमा निर्धारण के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। दोनों ही राज्यों की सीमा निर्धारण के लिए 2 सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग व बंगाल सीमा आयोग गठित किया जाएगा। और जिनके अध्यक्ष कौन होंगे, सर रेडक्लिफ, ये इनके नाम पर ही रेडक्लिफ रेकर, वो बाकी सब आप ज्योग्राफी में पढ़ते ही हो, तो ठीक है। ये एक तो पंजाब सीमा आयोग, एक बंगाल सीमा आयोग, दोनों के अध्यक्ष कौन है, सर रेडक्लिफ, ये आपको ध्यान में रखना। 1 मिनट आगे देखिए। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, सिंध पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में तथा शेष भाग भारत में शामिल होना था। इस प्रकार से विभाजन किया जा रहा है, थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार 14 व 15 अगस्त को क्रम से पाकिस्तान तथा भारत नामक 2 डोमिनियन राज्यों का गठन किया गया। 14 अगस्त 1947 को तो पाकिस्तान का और 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत का 2 डोमिनियन राज्यों मतलब 2 स्वतंत्र राज्यों के रूप में गठन किया गया। अब देखिए, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक औपनिवेशिक राज्य का था। अब क्या था, वही औपनिवेशिक राज्य मतलब डोमिनियन स्टेट, और वही बात आ गई वापस, मतलब कि एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कार्य करने लगे, ठीक है। ये मतलब कि 26 जनवरी 1950 तक कि हमारा संविधान नहीं बन गया था, तब तक ये ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक औपनिवेशिक राज्य के रूप में, मतलब कि इसका जो संवैधानिक प्रमुख होगा वो तो ब्रिटिश के ही होगा, संवैधानिक प्रमुख मतलब नाम मात्र का प्रमुख, लेकिन बाकी वो आपका ढांचा है वो सारा स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र सरकार होगी। इस प्रकार से अब देखिए, ये एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। क्या है, माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक। और देखिए अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्वतंत्र भारत के दूसरे व प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के तो दूसरे गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बहुत बार पढ़ रखा होगा आपने, जिन्हें राजा जी भी कहते हैं। ये 20 जून को ये रिटायर हुए और 26 जून से आगे 1950 तक, 26 जून 1950 तक, ये 20 जून 1948 तक ये रहे, और उसके बाद 26 जून 1950 तक ये रहे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा कुछ ये रही यात्रा भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में, और अभी तो काफ़ी टॉपिक है इसमें, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप काफ़ी एंजॉय करते हैं, साथ साथ में नोट्स बनाते हैं, और आपकी तैयारी भी काफ़ी धांसू तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।